बाकी द्विवेदी युग समाप्त। ठीक, किसको? जैसे हर वाद में, वाद का मतलब सिद्धांत होता है, ठीक? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, मनोविश्लेषणवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद। वाद का मतलब सिद्धांत, सिद्धांत का मतलब थोड़ा सा इसमें एक आध शब्द और जोड़िए कि सिद्धांत का मतलब उस पर्सनल जो सिद्धांत है उससे ही जुड़ा हुआ कुछ निश्चित विचार। मतलब ऐसा नहीं होता कि उस जो दूसरे से उसे अलग करता है। विचार तो सिद्धांतवाद, यथार्थवाद में भी है, प्रयोगवाद में भी है, छायावाद में भी है। तो विचार कैसा विचार? एक जो जिस परंपरा से जुड़ा हुआ। वैसे सिद्धांत और व्यवहार दो विरोधी शब्द हैं। विरोधी न कहिए, विलोम कहिए। सिद्धांत के पीछे जुड़ा होता है चाहिए, और व्यवहार के पीछे जुड़ा होता है। जब हम ये कहते हैं कि आपको ऐसा होना चाहिए तो ये सैद्धांतिक बात होती है, और जब हम ये कहते हैं कि आप ऐसे हो तो ये व्यवहारिक बात होती है। ठीक? तो रचनाएं भी दो प्रकार की होती हैं, एक सैद्धांतिक और एक व्यवहारिक। रामचरितमानस कैसी रचना है? सैद्धांतिक। और हनुमान बाहुक, कवितावली, विनय पत्रिका व्यवहारिक जीवन है। आस्था गोस्वामी जी की डगमगा जाती है। वो कहते हैं कि धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुलाहा कहो, कोऊ कोऊ के बेटा से बेटी न ब्याह, कोऊ के जात बिगाड़ब न। मतलब इतने खफा होते हैं, कहते हैं कि चाहे हमें धूत अवधूत जोगी जो भी कहना चाहो कहो, हमको अब अपने लड़के लड़की की शादी नहीं करना है आपके यहाँ। तो वही राम उनके तब भी आराध्य थे, वही राम तब भी आराध्य थे। तो तब जब वो लिख रहे थे तो जीवन के उन दुखों कष्टों का सामना शायद उनसे नहीं हुआ था। तो यही चीज़ जब आप छायावाद में आएंगे तो छायावाद चूँकि इसकी समय सीमा अगर हम देखें तो कहाँ से है? कुछ विद्वान इसे 36 मान लेते हैं, कुछ अभी लिखना नहीं है, रुक जाइए, थोड़ा सा बातचीत कर लें फिर लिखते ही हैं। तो छायावाद भक्ति काल के बाद सबसे महत्वपूर्ण काव्यधारा अगर है तो छायावाद है, और हर दृष्टिकोण से है। खड़ी बोली कविता में जितनी श्रेष्ठ रचनाएं लिखी गईं, चाहे वो श्रेष्ठ नाटक हो स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, वो चाहे श्रेष्ठ उपन्यास गोदान हो, चाहे आधुनिक काल की सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कामायनी हो, वो सब कहाँ लिखे गए? चाहे ये उलट के कहिए कि सर्वश्रेष्ठ इतिहास जो लिखा गया शुक्ल जी का, वो भी कहीं न कहीं इसी सीमा में लिखा गया। 1929 में लिखा गया, तो वो सीमा क्या थी? छायावाद। तो नाटक, कविता, कहानी, निबंध, आलोचना, चिंतामणि भाग 1 आने से पहले किस नाम से आया था? विचार। विचार विधि कब आई थी? 38 में आई थी। विचार विधि भी कब लिखी गई थी? 29 में। वो चिंतामणि भाग 1 के नाम से जब आती है तब आती है
1939 में। तो कहने का मतलब ये जो 1930 से 1940 का दशक था, 10 साल, ये हमारे हिंदी कविता के लिए आधुनिक काल का स्वर्ण काल था। इसीलिए इसे आधुनिक काल का स्वर्ण काल कहा जाता है कि जितनी ऊंचाई थी, एक बार कोई चीज़ जब अपनी ऊंचाई पे पहुंच जाता है तो फिर वो शाखाओं में बिखर जाता है। यही चीज़ हुआ कि छायावाद के बाद हिंदी कविता बिखर गई। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, मनोविश्लेषणवाद, तमाम वादों में बिखरते हुए चली गई। क्यों? क्योंकि विकास की एक चरम अवस्था जो होती है, वहाँ पहुँचने के बाद चीज़ें शाखाओं में बंटने लगती हैं। वही चीज़ यहाँ पर होती है। तो छायावाद पे चूंकि सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसके नामकरण को लेकर बहुत विवाद रहा, लेकिन उन सब में स्वच्छंदतावाद, छायावाद, तृतीय उत्थान काल, ठीक, कई नामों के बीच जो सर्वमान्य नाम आया वो कविता के लिए, केवल ध्यान रखना है कि कविता के लिए छायावाद युग हुआ, कहानी उपन्यास के लिए प्रेमचंद युग हुआ, नाटकों के लिए प्रसाद युग हुआ और निबंधों के लिए शुक्ल युग हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इन लोगों ने जो पैमाना निर्धारित कर दिया यहाँ पर, उस पैमाने का अतिक्रमण आगे के विद्वान नहीं कर पाए। तो जब हम कविता पढ़ेंगे तो छायावाद, निबंध पढ़ेंगे तो शुक्ल युग, कहानी उपन्यास प्रेमचंद युग और नाटक प्रसाद युग। चलिए नामकरण पहले लिखते हैं। जहाँ जो चीज़ें न समझ में आए, इसमें छाया का अर्थ केवल इतना ही है, जैसे छायावाद युग है तो एक वाद हो गया, एक छाया हो गई। तो छाया का मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी कविता ही है कि जहाँ इस कविता में जो है कविता की छाया जहाँ कहा जाता है वहाँ न पढ़कर कहीं और पड़ती है। अर्थात दूसरे शब्दों में इसे अलंकार में कहें तो अप्रस्तुत विधान, जिसको संकेत किया जाए, लक्ष्य वो ना होकर कोई और होता है। अब इसी चीज़ को अगर हम शब्द शक्तियों में कहेंगे तो सीधे सीधे यहाँ लक्षणा और व्यंजना में बात होती है। अविधा में तो बात करना बहुत मुश्किल काम है। लिखिए नामकरण। नई धारा, तृतीय उत्थान काल। डैश करके क्या लिखेंगे? आचार्य शुक्ल। छायावाद युग, डॉक्टर नगेंद्र। अभी केवल नामकरण लिख रहे हैं, समय सीमा भी लिख दें यहीं। संवत 1975 से, मतलब से है, आगे वाला नहीं क्लियर है। इसे सन में बदलेंगे तो 1900। अब हम, बड़ा अच्छा सवाल है कि रख दिया जाए, आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद की समय सीमा है, तो उनके आगे वाले की दो डेट निर्धारित है 1918, पीछे वाले की डेट, तो उसमें या तो मिले अब तक, या तो संवत 1975 मिले, या सन 1918 से मिले। ये ध्यान रखना है कि शुक्ल जी ने इसकी ये सीमा तो मान ली, 25 से 50, 50 से 75, 25 से 50 प्रथम उत्थान काल, और 50 से 75 द्वितीय, और 75 से ... तृतीय। डॉक्टर नगेंद्र को देखेंगे तो ये 1918 से 1938 तक मानते हैं।
लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो अधिकांश मत निकल के आया है वो 36 आया है। एक जो किसी का नाम ना ले, कुछ ना ले, तो ये ध्यान देना है कि छायावाद और द्विवेदी युग वोट देने का अधिकार लेके विदा हो गए 18-18 साल में। 1900 से 1918 द्विवेदी युग और 18 से 36 छायावाद युग। तो जैसे वयस्क हुए इनको छोड़ दिया गया। उसके बाद और जल्दी जल्दी वयस्क होने लगे 8 साल में। ठीक, अगला नाम लिखिए स्वच्छंदतावाद। हाँ, क्या कह रहे थे? हाँ यार, सही सही पूछिए आप। कम से कम इतना सोचे तो कि संवत है कि सन। संवत में बात केवल शुक्ल जी तक समाप्त हो जाती है, बाकी जितने लोग लिखे हैं सब सन में लिखे हैं। ठीक, तो कॉमन सेंस लगाइए कि जब 1938 तक की और 1918 से बात हो रही तो समझ गए, लेट समझते हो यार। स्वच्छंदतावाद, बच्चन सिंह। देखिए, समय सीमा को लेके जो 2 सवाल है यहीं तक हैं, बाकी अधिकांश विद्वान 18 से 36 तक लेके हैं, तो बाकी लोगों को कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अलग कौन से हैं, शुक्ल जी और नगेंद्र। बाकी जितने हैं सब 18 से, तो सबके आगे हमको 1836 लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब हम छायावाद लिख रहे हैं तो 18 से 36 इसको चाहे हम हटा दें, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ऑप्शन में अगर 36 ना मिले तो 38, और 36-38 दोनों मिले तो 36। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। स्वच्छंदतावाद युग हो गया। प्रकृतिवाद, और एक है प्रतीकवाद। हरदेव बाहरी। हरदेव बाहरी की किताब आप पढ़ेंगे तो बाहरी जी ने कहा है कि भाषा की दृष्टि से छायावाद को प्रतीकवाद कहना चाहिए। जहाँ आप स्वच्छंदता लिखे हैं वहाँ हमारे हिसाब से रोमांटिसिज्म भी लिख लीजिए, अगर लिखना चाहें तो, कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए कि आपके दिमाग में ये हमेशा फीड रहना चाहिए कि स्वच्छंदतावाद बराबर रोमांटिसिज्म। क्योंकि नेट में सवाल आया था कि रोमांटिसिज्म से सर्वाधिक प्रभावित छायावादी काव्य है, हिंदी कविता है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। तो स्वच्छंदता का मतलब ही है कि विरोध, और सबसे ज़्यादा हिंदी कविता में जो विरोध वाली बात थी वो शुरू में छायावाद के प्रति ही उभर के आई थी। ठीक, ये क्लियर हो गया। देखिए, समय सीमा के लिए हम यहीं 2 को ही ले रहे हैं, आगे समय सीमा किसी 4 विद्वान को देके उलझाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग नए टॉपिक पे चलते हैं, छायावाद के प्रवर्तक।
अब एक तरफ विद्वान का नाम, ठीक, और एक तरफ उनको मानने वाले का नाम, ठीक। तो सबसे पहले हम लिखते हैं मुकुटधर पांडे और मैथिली शरण गुप्त। अब फिर कहोगे मुकुटधर पांडे यहाँ आ गए। पहला नाम जो निकल के आया वो आचार्य शुक्ल किसको किसको मानते हैं? मुकुटधर पांडे और मैथिली शरण गुप्त को। लेकिन कल भी चर्चा किए थे, आज फिर से चर्चा कर रहे हैं कि इसमें भी जो सबसे महत्वपूर्ण माना वो मुकुटधर पांडे को माना। लेकिन मुकुटधर पांडे के साथ उनका भी नाम उन्होंने लिया है। तो आपको जानना दोनों है कि उन्होंने दोनों को माना है, लेकिन दोनों में जो मेन थे वो मुकुटधर पांडे थे। अगला नाम जयशंकर प्रसाद। एक मिनट, हाँ ठीक है, जयशंकर प्रसाद। इलाचंद दोषी, शिवनाथ, सुमित्रानंदन पंत। नगेंद्र, आर्यस चतुर्वेदी, गणपत चंद्र गुप्त। गणपत चंद्र पूरा हम नहीं लिख रहे हैं, गणपत चंद्र गुप्त, और नीचे लिखना है सर्वमान्य। अभी और लोगों को लिखना है, लेकिन इनके साथ आपको ये देख के चलना है। अब यहाँ आ गए सुमित्रानंदन पंत। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, प्रभाकर माचवे। माखनलाल चतुर्वेदी, मोहन शर्मा। लिख लिए? मिटा रहे हैं? नीचे नहीं मिटा रहे हैं, लिखिए। देखिए, इसमें बता दें आपको सवाल कि पहला पूछा ही पूछा जाएगा क्योंकि शुक्ल का है। हाँ, शुक्ल जी का नाम लेगा तब, ऐसा नहीं है कि अपने से नहीं। इसीलिए हमने जयशंकर प्रसाद वाले में नीचे क्या लिखा, अगर इसमें से किसी का नाम नहीं लेता तो हमारा उत्तर है जयशंकर प्रसाद। अब अगर उसके अंदर घुसता है कि प्रसाद को किसने माना,
तो उसमें आगे के 2-3 नाम याद हों कम से कम, इलाचंद जोशी और शिवनाथ। आगे के सबसे ज़्यादा जो कई बार पूछा गया है कि प्रसाद को किसने छायावाद का प्रवर्तक माना, तो आपको सारे नाम ना याद हों तो आगे के 1-2 नाम याद होने चाहिए कि इलाचंद जोशी, शिवनाथ, फिर आगे अगर आए तब आप बताइएगा पंत, गणपत, चंद्रगुप्त, आर्य, चतुर्वेदी, नगेंद्र, ठीक, ये सब जितने लोग हैं तब आपको बताना है। हाँ, फिर सुमित्रानंदन पंत को वाजपेयी जी ने माना है, ये भी पूछा गया है। माचवे को याद रखिए ना रखिए, लेकिन इनको याद रखना है, ठीक। एक पॉइंट और लिखा के तब छोड़ते हैं। छायावादी कवियों का दर्शन और उपाधि, प्राप्त उपाधि। हाँ, और कोई किसी का हो तो बताओ। विजयलक्ष्मी पूछिए इनसे तो क्या है, दे दो। आपकी हेडिंग रहेगी छायावादी कवियों के दर्शन और प्राप्त उपाधि। मतलब कि प्रसाद किस दर्शन से प्रभावित थे, निराला का कौन सा दर्शन था, महादेवी के दर्शन क्या था, और उनको उपाधियां क्या मिली थी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहे जाते हैं, शक्ति कहे जाते हैं, तो वो सब जो है इकट्ठा ही। दरअसल ये चीज़ें अलग अलग लिखते हैं हम लोग ना, तो वो याद करने में असुविधा होती है, ठीक। और इकट्ठा रखने पर आसानी से चीज़ें इकट्ठा हो जाती हैं। जैसे अभी आपने भ्रमर गीत परंपरा काव्य लिखे, तो जब एक स्थान पे लिख लिया आपने, तो उसको जब भी आप पढ़ेंगे, जितनी बार दोहराएंगे, अलग अलग तो पढ़ेंगे ही, यहाँ भी इकट्ठा पढ़ेंगे, तो हम इसको 3 वो बनाएंगे, 1, 2 और इधर 3। तो सबसे पहले हम अगर मान लीजिए जयशंकर प्रसाद को लेते हैं, यहाँ ऊपर लिख दीजिए कवि, दर्शन, उपाधि, ठीक। जयशंकर प्रसाद का जो दर्शन है वो है प्रत्याभिज्ञा दर्शन। इसे आप कई बार लोग बताएंगे शैव दर्शन, शैव दर्शन, शैव दर्शन, ठीक। लेकिन जयशंकर प्रसाद शैव दर्शन की कश्मीरी शाखा थी प्रत्याभिज्ञा दर्शन। उलट के जब आपसे सवाल किया जाए कि कामायनी में कौन सा दर्शन है, तो प्रत्याभिज्ञा दर्शन जो शैव दर्शन की एक शाखा थी। और हमको इसलिए याद है कि मुझे एमए के वाइबा में इसी सवाल पे अटकाया गया था। मैंने कई बार बताया सर शैव दर्शन, शैव दर्शन, लेकिन उसने कहा कि शैव दर्शन में क्या है। तो केवल आपको शैव दर्शन याद नहीं होना है, आपको है प्रत्याभिज्ञा दर्शन, ठीक। अद्वैत वेदांत और ये जो है
चाहे शिव लिखिए चाहे महेश लिख लीजिए, अगर ब्रह्मा विष्णु महेश लिखना है तो जो नष्ट भ्रष्ट करने वाला, जो विष पीने वाला काम था, वो इन्हीं के हिस्से में आया था। ठीक। सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत का है अरविंद दर्शन और महादेवी वर्मा का है बौद्ध दर्शन सर्वात्मवाद। सर्वात्मवाद न लिखिए, दुखवाद कर दीजिए थोड़ा सा, 1 मिनट। क्योंकि दुखवाद लिखेंगे तो थोड़ा सा उनके दुख का जो जितने पहचानने में जो है थोड़ा सा सुविधा होगी आपको। निराला को और स्पष्ट करना चाहते हैं तो लिख दीजिए नव वेदांत। वेदांत में भी कैसा वेदांत था उनका? नव वेदांत, बस। उससे ज़्यादा और स्पष्ट होने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से देखिए, ये मतलब मेरे अपने दिमाग से जितना सरल बना सके हम, जितना जो मुझे लगता था कि सरल सुविधाजनक तैयार किया जा सकता है, उतना सुविधाजनक हम बनाए हैं। अब आपसे भी अगर इससे बेहतर बन सके तो आप भी इस पर ट्राई करते रहिए, यहीं रुकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इसमें कुछ और अच्छी चीज़ लगे, कहीं जोड़ने लायक, घटाने लायक, तो आप इतना स्पेस, इतना स्थान रखिए कि उसमें कुछ अगर लिखने की ज़रूरत पड़े तो आप उसमें लिख डालें। अब हम यहाँ पे लिखते हैं छायावाद की बृहत्त्रयी, छायावाद की लघुत्रयी। बृहत्त्रयी में आप जान रहे हैं प्रसाद पंत, निराला। लघुत्रयी में थोड़ा सा विवाद है, तो बृहत्त्रयी के आगे लिखिए प्रसाद पंत, निराला। लघुत्रयी में तीसरे नाम पे 2 लोगों का नाम मिलता है। कुछ लोगों ने भगवती चरण वर्मा का नाम दिया है और कुछ लोगों ने माखनलाल चतुर्वेदी का। तो हम ऊपर नीचे दोनों को लिख लेते हैं, आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। हम जैसे लिखते हैं भगवती चरण वर्मा,
और माखनलाल चतुर्वेदी। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कौन मिलता है कौन नहीं, ठीक, क्योंकि दोनों मिलते हैं और अच्छी अच्छी किताबों में मिलते हैं। तो जानने के लिए अब उसमें मान लीजिए लघुत्रय में नहीं है, इस तरह से प्रश्न बनाए, तब आपको देखना है कि चौथा इनमें में से कोई ना हो, ठीक। अगर इनमें से कोई रखेंगे तो वो प्रश्न अपने आप में कॉमन हो जाएगा, उसमें बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हो गया। अब छायावाद का नामकरण, हेडिंग डालते हैं। लिखवाया जाए कि रामानंद?